तो इट्स अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होती है। यानी कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं पर्सन ए की, जिसके पास ₹100 है। ₹100 है 2017 में, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 2017 में ₹100 की, या अगर इसके पास 2018 में होते, 2018 में इसके पास ₹100 होते, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती। नेचुरल सी बात है, 2017 में जो पैसे इसके पास इन हैंड है उनकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ये किस कारण से है? बहुत से रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। मे बी महंगाई उसमें से सबसे बड़ा रीज़न है, इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण हो सकता है कि आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई हो। ठीक है, एंड मोर ओवर लोग पसंद करते हैं कि आज की डेट में ही कंज्यूम कर लें रेदर देन हम बाद में कंज्यूम करें। ठीक है, यानी कि पैसा जितनी जल्दी आ जाए उतना ज़्यादा बेटर है, तो वो भी एक कारण बनता है। यानी कि मार्केट जो फोर्सेज है वो भी एक कारण बनते हैं। फर्दर थर्ड इज रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी, कि ये नहीं पता कि 2018 में वो 100 रुपये इसके पास आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो भी एक कारण है। तो ये क्या है बेसिकली, कि जो पैसे की वैल्यू है, जो आज की डेट में हमारे इन हैंड पैसा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डेट, कि जो पैसा कुछ समय के बाद फ्यूचर टाइम में हमारे पास होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक हो गई हमारे पास प्रेजेंट टाइम, ठीक है, एक आपके पास हो गया फ्यूचर टाइम। तो अगर हमने कंपेयर करना है, इसका इसका इंपॉर्टेंस किस बिहाफ पर है, कि अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करना है, मेरे को आज के 10 साल के बाद 10 लाख रुपए मिल रहा है, अगर मुझे 5 साल के बाद 7 लाख रुपए मिल जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या 10 साल के बाद 10 लाख मिले वो बेनिफिशियल है? तो आज से 5 साल के बाद अगर 7 लाख मिलता है वो बेनिफिशियल है, या 10 साल के बाद, या 10 साल के बाद 10 लाख मिलता है वो बेनिफिशियल है? अगर मैंने इन चीजों को कंपेयर करना है कि 10 लाख 10 साल के बाद बेटर है, या 7 लाख जो है 5 साल के बाद बेटर है, तो उसके लिए मुझे इन्हें सेम टाइम फ्रेम में लेकर आना पड़ेगा, यानी कि सेम पॉइंट पर लेकर जाना पड़ेगा। या तो 7 लाख की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कि 10 साल तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, या फिर ये जो 10 लाख की वैल्यू ना, इसे मुझे 5 साल के फ्रेम में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 5 ईयर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तभी मैं इस कंसेप्ट को समझ पाऊंगा, तभी मैं इस चीज को समझ पाऊंगा कि 7 लाख ज्यादा बेनिफिशियल है 5 साल के बाद, या 10 लाख बेनिफिशियल है 10 साल के बाद। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आपने जो डिफरेंट आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं। कैश फ्लोज क्या रहता है, जो पैसा आ रहे हैं, जो पैसा जा रहा है। ठीक है, अगर तो जो पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, यानी कि अंदर को आ रहा है, आपके पास आ रहा है पैसा, वो क्या है, इनफ्लो है। वो क्या है, कैश इनफ्लो है। ओके, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं, या फिर इसे हम पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं, यानी कि पैसा ऐड हो रहा है ना, तो पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। वहीं अगर पैसा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटफ्लो कहते हैं, कैश आउटफ्लो कहते हैं। यानी कि यहां पर हम इसे नेगेटिव कैश फ्लो कह सकते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहां पर समझ सकता हूं कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू को, या तो 10 लाख वाली प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा 5 साल के केस में, या फिर 7 लाख की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा 10 साल के केस में। ओके, नाउ द थिंग इज कि मैं वैल्यू को कैलकुलेट तो करूंगा, यानी कि 5 साल की वैल्यू को 10 साल के होरिजन में कैलकुलेट करूंगा, एंड 10 साल की वैल्यू को 5 साल के होरिजन में कैलकुलेट करूंगा। लेकिन इस वैल्यू को मैं किस रेट के ऊपर कैलकुलेट करूंगा, कौन सी रेट के ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा इन वैल्यू को? तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेस पर हम इन रेट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो दो डिफरेंट तरह की रेट्स रहती हैं जिनको हम समझेंगे, दो डिफरेंट रेट रहती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस रेट के ऊपर जो पैसे मेरे पास फ्यूचर में थे, यानी कि फ्यूचर जो कैश फ्लो था। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझ लीजिए, फ्यूचर कैश फ्लो का एंड प्रेजेंट कैश फ्लो का।
फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? जो फ्यूचर में कभी पैसा मेरे पास जो आएगा उसके बारे में बात करें। प्रेजेंट कैश फ्लो क्या है? जो आज की डेट में मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो आने जाने की बात, यहाँ पर कैश फ्लो क्या है? एक टर्म है रिगार्डिंग की कैश फ्लो का मतलब है पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। एंड उसे आ रहा है जा रहा है हम किसे कहते हैं? इनफ्लो आउटफ्लो से, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैश फ्लो से कहते हैं कि हम पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस एसेंस में, कि प्रेजेंट यानी कि आज की डेट में जो कैश का है फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर कैश फ्लो में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज के रिगार्डिंग की जो कैश फ्लो है उसका फ्लो हो रहा है फ्यूचर डेट में किसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेट की, ठीक है। तो 2025 में मुझे पैसे मिलने हैं, 2025 में मुझे पैसे मिलने हैं, ठीक है। अब आज की डेट में अगर मैंने उसकी वैल्यू निकालनी है, अगर आज की डेट में मैंने उनकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे रेट कंसीडर करनी पड़ेगी ना। एंड जो यहाँ पर रेट मैं कंसीडर करूंगा वो वैल्यू बेसिकली उसके साथ एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। अब 2025 में मेरे को मिलने थे 20 लाख रुपए मिलना था, 2025 में मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी, मुझे वहां से 20 लाख रुपए मिलना था, ठीक है। तो इस 20 लाख की वैल्यू 2025 से मुझे अब आज की डेट में अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा कम होगी ज्यादा होगी? नेचुरल सी बात है, ये डेप्रिशिएट होगी, यानी कि अगर प्रेजेंट वैल्यू होगी तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में, इस तरह से समझिए, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू में, तो वो वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि 20 लाख की जो वैल्यू है 2025 में वो आज के 20 लाख के बराबर तो नहीं है ना। यानी कि अगर आज मेरे पास आज की डेट में अगर 20 लाख होते तो वो अलग बात है, लेकिन 5 साल के बाद मेरे पास 20 लाख होते वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट में भी मेरे पास ये 20 लाख रुपए होते तो मैं इन्हें कहीं ना कहीं क्या करता? इन्वेस्ट करता, कहीं ना कहीं मैं इसे इन्वेस्ट करता। अब जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है ना। तो ये नॉर्मली मानकर चला जाता है कि किसी इकोनॉमी में मानकर चला जाता है कि जब आपके पास पैसा पड़ा है तो आप उसे बेकार नहीं रखते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड आप उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता है? रिटर्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये चीज यहां पर रहती है। तो मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा तो इस 20 लाख की वैल्यू जो है ये 5 साल के बाद डिपेंड करता है कि कितनी एप्रिसिएशन मुझे मिल रही है। तो एप्रिसिएशन के बेस पर हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 24 लाख रुपीज हो जाए, ठीक है। तो इस वैल्यू में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो सिंपल सी बात है, जब 20 लाख की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2025 की आज की डेट में, तो वो वैल्यू क्या करेगी? डेप्रिशिएट करेगी। तो जिस रेट के हम ऊपर उसे डेप्रिशिएट करते हैं ना वैल्यू को, उस रेट को हम कहते हैं डिस्काउंट। बेसिकली हम वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं कह सकते, हम वैल्यू को डिस्काउंट कह सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, ठीक है। कि हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं। तो जिस रेट के ऊपर हम डिस्काउंट करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। यानी कि ये वो रेट रहेगी जिसके ऊपर आप फ्यूचर जो कैश फ्लो है उसकी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कैश फ्लो में, ठीक है। उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर पर्सन ए को, हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी, पर्सन ए को ₹100 मिलने हैं, ठीक है। उसको ₹100 मिलना 1 साल के बाद, यानी कि 2021 में उसे क्या मिलने हैं? ₹100 मिलने हैं। तो अगर उसे आज की डेट में ₹100 मिलेंगे तो ज्यादा रहेंगे ना। तो अगर ₹100 को हमने 2020 में कन्वर्ट करके देखना है, तो मान लीजिए कि यहां पर डिस्काउंट रेट है 10%, डिस्काउंट रेट रहा है 10%। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली ₹90 होगी ना, जो वैल्यू आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है। तो ₹90 की वैल्यू तो कम है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द डेट इन 21, ठीक है। तो इस चीज के कारण जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसका कंसेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये केस तो हमने कर लिया कि जब फ्यूचर वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पर कम हो रही है, डिस्काउंट करना पड़ रहा है आपको वैल्यू को। इसी तरह से अगर मेरे पास आज की डेट में कुछ पैसा है, लाइकवाइज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास आज की डेट में 18 लाख रुपए हैं, मेरे पास आज की डेट में 18 लाख रुपए हैं 2020 में, ठीक है। तो इस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे फ्यूचर में ज्यादा वैल्यू मिलेगी, मुझे फ्यूचर में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहते हैं। जहां पर आपने फ्यूचर जो फ्लो था, कैश फ्लो था, उसकी वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर लिया प्रेजेंट वैल्यू में। कंपाउंडिंग में क्या रहता है? आप प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर में। तो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू थी इसको मैं फ्यूचर वैल्यू में क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये क्या है? इस प्रोसेस को मैं कहता हूं कंपाउंडिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। डन। इसी तरह से एक टर्म रहती है, डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
तो जब मैं बिना किसी रिस्क के जो इन्वेस्टमेंट करता हूं, लाइकवाइज अगर मैं बैंक में एफडी करवाता हूं तो वो सबसे ज्यादा क्या है, सेफ तरीका है। ठीक है, तो मैं जब बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, तो वो जो रेट एप्लीकेबल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो आपने सिंपल सा कंसेप्ट समझ लिया कि डिस्काउंटिंग क्या होता है एंड कंपाउंडिंग क्या होता है। नो, हम ऑलरेडी इफेक्ट जानते हैं कि डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट जो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन का एंड रिस्क का। तो इन्फ्लेशन जो है, यानी कि अगर महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन जो है ये क्या करती है, जो भी परचेजिंग पावर है उसे कम कर देती है। तो इन्फ्लेशन क्या करती है, जो भी पर्सन की, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रहती है उसे कम कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो चीज परचेज कर पा रहे थे 100 रुपीज में 2000 सन में, ठीक है, आप 100 रुपीज की 100 रुपीज में आज की डेट में तो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि 2020 में आप 100 रुपीज में उतना सामान तो नहीं परचेज कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप पीछे कंपेयर करें कि 1980 में आप कितना कर पा रहे थे, तो उससे अगर 100 रुपीज से कंपेयर करें तो उतना तो नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हुआ है, ये हुआ आपके इसके कारण, इन्फ्लेशन के कारण। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू थी अब उसकी पावर क्या रहेगी, कम रहेगी ना। तो फ्यूचर में जैसे हम जाते रहते हैं, जैसे जैसे आपका जो वैल्यू है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज करता है, तो उस तरह से जो डिस्काउंटिंग है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो डिस्काउंटिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने में। सिंपल सी चीज होगी, ठीक है। इसी तरह से रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी, उसके कारण भी ये फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर बेसिकली जिनका इफेक्ट पड़ता है डिस्काउंट रेट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से रिस्क का भी तो फर्क पड़ता है ना, कि अनसर्टेनिटी हो। अब मैंने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मान लीजिए एक तो हो गया कि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जहां पर मेरे पैसे बिल्कुल सेफ हैं, मैं बिल्कुल लोएस्ट रिस्क ले रहा हूं, जहां पर मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है ना कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जहां पर आपको क्या है, अनसर्टेनिटी है, तो वो रिस्क भी तो है वहां पर क्या है, रिस्क भी तो एसोसिएटेड है। तो जितना ज्यादा रिस्क जो है ज्यादा रहेगा, डिस्काउंट रेट भी उतना ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा रिस्क ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट रेट भी ज्यादा रहेगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कैश फ्लो के बारे में। तो जो कैश फ्लोज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। लाइकवाइज सिंपल कैश फ्लोज हैं, एन्युइटीज हैं, प्रिपेचुटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें सिंपल कैश फ्लो के बारे में। सिंपल कैश फ्लो का हमारा मतलब क्या है कि सिंगल कैश फ्लो है, ठीक है। एक स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पर आपको सिंगल, आपको जो पैसे हैं वो मिलने हैं जिनकी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। लाइकवाइज हम यहाँ पर जो सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, डेट इज पर्सन ए ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, इसे हम जीरो लिख देते हैं। यानी कि जीरो का मतलब है प्रेजेंट में इसने इन्वेस्टमेंट किया, एंड यहां पर ये क्या है कि 1 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अगर हमने इसको डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम डिस्काउंट रेट अगर हम यहाँ पर आर कंसिडर कर लेते हैं एंड उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू जो आपका कैश फ्लो रहा, ठीक है, जो आपका कैश फ्लो रहा इस दौरान, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+R, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, जिस हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर ये वैल्यू जो है कैश फ्लो हुआ यहां पर 1 साल के बाद, यहां पर कैश फ्लो हुआ 1 साल के बाद, तो इस कैश फ्लो की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका जेनरिक फॉर्मूला क्या है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स जो है इंक्रीज होगा, यहां पर एन है, यहां पर रहता है एन रहता है, तो C1 यहां पर क्या है आपका कैश इनफ्लो। C1 क्या है यहां पर, जो आपका कैश इनफ्लो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर यहां पर क्या आपका, दिस इज अ डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट है,
ठीक है, एंड एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो इस केस में एन कितना है, यहां पर तो एन 1 है ना, क्योंकि एक साल के लिए। तो बाकी जो कंसेप्ट है जो हम कंपाउंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी वही कंसेप्ट यूज होंगे। लाइकवाइज अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाती, मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड आर की वैल्यू होती डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बाकी कंसेप्ट अभी उसी तरह से रहेंगे। जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे आपको ये चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सिंपल सी चीज लेकर चलिए, अगर एक पर्सन ने 10 लाख रुपए उसको मिलने हैं एक साल के बाद, एंड जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 9% है। अगर एक पर्सन को कितना अमाउंट मिलना था, मान लीजिए यहां पर 10 लाख रुपीज मिलने थे, 10 लाख रुपए मिलने थे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9%। जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर उसको एक साल के बाद 10 लाख रुपए मिल रहे थे, यानी कि यही हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट रेट भी यही हुआ ना। तो उसके केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या होगी, C1 कितना हो गया हमारा, 10 लाख रुपीज हो गया। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर को यानी कि 9% को यहां पर हमने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इट विल बी 0.09 रेज टू पावर, एक साल के लिए किया इन्वेस्टमेंट 1 हो गया। तो यहां पर सिंपली से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, दैट विल बी इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.09, दैट इज इक्वल टू 917,431.19। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपके पास क्या होगी, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ये आपके पास क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू होगी। यानी कि अगर वो पर्सन इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 9%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लीजिए या फिर प्रिवेलिंग रेट मान लीजिए। ठीक है, प्रिवेलिंग रेट है अगर यहाँ पर 9%, यानी कि मार्केट रेट 9% आपको दे रही है, ग्रोथ दे रही है, तो उसके केस में अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है पर्सन, तो एक साल के बाद उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो उसे एक साल के बाद क्या होगा, 10 लाख रुपए यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्दर एक कंसेप्ट रहता है रिगार्डिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिगार्डिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, एनपीवी जिसे हम कहते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जेआईबी में ये चीजें कवर हो चुकी हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में यहां पर सिंपल केस में तो आपने सिर्फ एक ही इनफ्लो या फिर आउटफ्लो कंसीडर करना होता है। सिंपल केस में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही इनफ्लो आउटफ्लो कंसीडर करना होता है। लेकिन जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो यहां पर मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं, देयर आर मल्टीपल कैश फ्लोज, एंड नेट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो इन मल्टीपल कैश फ्लोज का एल्जेब्रिक सम है। यहां पर टर्म जो मैं एल्जेब्रिक यूज कर रहा हूं, इसका एक मतलब है, इसका क्या है, एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है कि जो भी अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। लाइकवाइज यहां पर एक टाइम फ्रेम बना दिया। ठीक है, एक साल के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, तो यहां पर जीरो जीरो भी है जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की। अब यहां पर माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, आउटफ्लो है, एंड कैश आउटफ्लो के साथ माइनस साइन लगाना है। जब पैसा आ रहा है तो प्लस साइन, जा रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, इसी तरह से दूसरे साल मेरा 10,000 रुपये गया, तीसरे साल मुझे 30,000 आया, इसी तरह से थर्ड ईयर में मुझे कितना आया, लेट इट बी 50,000 रुपीज आया, 4 ईयर में मुझे 60,000 आया, एंड फिफ्थ में 5,000 आया। तो जो एनपीवी है वो क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यूज का सम करता है, यानी कि इन सभी के हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो भी डिफरेंट मेथोडोलॉजी हमने
इस्तेमाल की ना। लाइकवाइज प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की थी, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये है आपके पास C0, ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5। तो लाइकवाइज ये कैसे होगा, C0 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, तो अगर यहाँ पर डिस्काउंटेड तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कोई भी प्रेजेंट में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिवेलिंग रेट अगर 10% मान लेते हैं तो किस तरह से लिखेंगे इसे, हम C1 को किस तरह से लिख सकते हैं, C1 विल बी इक्वल टू जो आपका -10,000 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 1, क्योंकि पहले साल में है। C2 को क्या लिखेंगे या C4 को क्या लिखेंगे, C4 विल बी इक्वल टू जो 60,000 आपके पास वो हो गया डिवाइडेड बाय C4 आपका 10% के ऊपर है, सो 1.01 रेज टू पावर 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इन सभी जो कैश फ्लोज हैं, मैं इनफ्लोज आउटफ्लोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं, तो सभी कैश फ्लोज को सम कर देंगे। सो दैट इज C4, C1 अप टू C5, जितने भी कैश फ्लोज थे आपने सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपने क्या ऐड करनी है, यहां पर आपने C4, C1 सीधा नहीं ऐड करने, यहां पर आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने इनको प्रेजेंट वैल्यू को यहां पर क्या कर दिया हुआ, ऐड कर दिया हुआ है। तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास कैश फ्लोज हैं, आप सभी की वैल्यूज का जो भी अलजेब्रिक सम है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग में हेल्पफुल किस तरह से रहता है, अगर आपके एनपीवी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर आपके एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब है कि आपके पास प्रॉफिट रहने वाला है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आप उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। यानी कि अगर आपके आउटफ्लो जो है वो कम है इनफ्लो से, यानी कि पैसा आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है, सिंपल सी चीज। अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट की तो पैसा मेरे पास जो आ रहा है वो ज्यादा है रेदर देन जो पैसा जा रहा है, यानी कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो कम है लेकिन जो मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो मेरी एनपीवी की वैल्यू उस केस में क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरी एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर एनपीवी की वैल्यू जो है यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू जो है मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, तो मैं ये कहूंगा, सॉरी नॉट ग्रेटर देन 1, यहाँ पर 0 लेते हैं। अगर एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट मेरा क्या है, मेरा वैलिड है, प्रॉफिटेबल है एंड प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकता हूं। अगर एनपीवी की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 0 है, तो उसके केस में क्या रहेगा कि जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को दिक्कत रह सकते हैं, यानी कि लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस इंकर हो सकते हैं, यानी कि मेरा पैसा ज्यादा गया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है लेकिन उतना पैसा वापस आया नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया जाएगा। तो एनपीवी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन रहेगी। इसमें इनडिफरेंट डिसीजन आप ले सकते हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन ले लीजिए, चाहे आप प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए चाहे ले लीजिए, डिपेंड्स अपॉन इट, ओके। So it was a concept regarding the NPV. So it was regarding the NPV. Okay. Then उसके बाद हम बात करें रिगार्डिंग कि जो इन्फ्लेशन है उसका क्या फर्क पड़ता है डिस्काउंट रेट के ऊपर, इन्फ्लेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिस्काउंट रेट के ऊपर। तो हमने ये वैल्यूज को तो ऑलरेडी यहां पर कंसीडर कर लिया था कि इन्फ्लेशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर डिस्काउंट रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हमने रियल कैश फ्लो को निकालना हो, लाइकवाइज आपको इन्फ्लेशन रेट दे रखी है, लाइकवाइज अगर आपको इन्फ्लेशन रेट दे रखी है तो उसके केस में अगर रियल कैश फ्लो निकालना हो सिंपली फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, रियल कैश फ्लो निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपका कैश फ्लो हो रहा है यानी कि नॉमिनल जो कैश फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। सिंपल वही चीज है, अगर आपको आप ध्यान में रखें कि प्रेजेंट वैल्यू जो मेरे पास थी, ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी है कैश फ्लो की, कैश फ्लो की वैल्यू को मैंने किससे डिवाइड किया है, मैंने 1 प्लस आर से करता हूं डिस्काउंट रेट के केस में, एंड यहां पर मैंने इन्फ्लेशन रेट से कर दिया, फाइन। तो ऐसा कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, यहां पर सेम ही चीज है।
तो मेन चीज वही है कि जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन से क्या रहता है कि जो परचेजिंग पावर है फ्यूचर कैश फ्लोज की वो कम हो जाती है। इस तरह से जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लोज की वो कम हो जाती है। यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। इस केस में सिर्फ इतना ही है। ओके, नेक्स्ट एक स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज आइबॉटसन एंड सिंक्वेफील्ड स्टडी। तो आइबॉटसन एंड सिंक्वेफील्ड ने एक चीज को स्टडी किया। उन्होंने देखा, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, तीन जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने तीन जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए। एक उन्होंने पैसे लगाए स्टॉक्स के ऊपर, दूसरे उन्होंने पैसे लगाए ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर, तीसरे उन्होंने देखा कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किए या स्टडी की सिंपली। ठीक है, तो उन्होंने तीन चीजों को पकड़ लिया, स्टॉक्स को, ट्रेजरी बॉन्ड्स को एंड ट्रेजरी बिल्स को। ओके, तो 40 साल तक उन्होंने इस चीज को स्टडी किया। 40 ईयर्स तक की उन्होंने स्टडी की कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। लाइकवाइज उन्होंने USD 100 यहां पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट की। USD 100 यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो स्टॉक में जो यहां पर उनको परसेंटेज रिटर्न आ रहा था, डेट वाज 12.4%। ठीक है, कि 12.4% एवरेज रिटर्न आ रहा था। ट्रेजरी बॉन्ड्स के केस में उनको 5.2% आ रहा था रिटर्न, एंड ट्रेजरी बिल्स के केस में उनको क्या आ रहा था, 3.6% रिटर्न आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने जो स्टडी की वो ये थी कि जब उनका होल्डिंग जो टाइम था, इन सिक्योरिटीज का होल्डिंग टाइम था 1 साल का था, उस टाइम पर स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 112.40 होगी 100 से। इसी तरह से ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू जो थी वो 105.20 होगी, एंड यहां पर जो वैल्यू थी वो होगी 103.60 हो गई। 40 साल के बाद इन बिटवीन भी वैल्यूज को रिकॉर्ड करते रहे। 40 साल के बाद जो वैल्यू यहां पर हुई, इसके केस में, स्टॉक्स के केस में होगी 10,731.30 USD, ट्रेजरी बॉन्ड्स के केस में होगी 759.68, एंड यहां पर ट्रेजरी बिल्स के केस में ये वैल्यू थी 411.52। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए वैल्यूज का कितना ज्यादा। एंड यही चीज उन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी, डेट इज आइबॉटसन एंड सिंक्वेफील्ड स्टडी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर होल्डिंग पीरियड जो है, अगर आप होल्डिंग पीरियड जो है उसे एक्सटेंड करते हैं, यानी कि जिस टाइम के लिए आपने सिक्योरिटीज को रखा है, अगर आप उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो अगर डिस्काउंट रेट में छोटे से फर्क भी रहते हैं, यानी कि डिस्काउंट रेट में छोटे से डिफरेंसेस भी रहते हैं, तो आपके जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज क्या है कि अगर आप होल्डिंग पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं एंड आपके डिस्काउंट रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम कम भी आप करते हैं, तो भी जो फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन्होंने स्टडी की थी 1926 से लेकर 1992 तक, इन्होंने इस चीज को स्टडी किया। ठीक है, यानी कि अगर आप होल्डिंग पीरियड को बढ़ा देते हैं एंड डिस्काउंट रेट में आप चेंजेस जो करते हैं कम भी करते हैं, यानी कि स्मॉल चेंजेस हैं यहां पर डिस्काउंट रेट के केस में, तो भी जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है उसमें जो डिफरेंसेस आएंगे वो काफी बड़े होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख ही रहे हैं स्टडी के हिसाब से कि 1 साल तक जो होल्डिंग था तो वहां पर डिफरेंसेस यहां पर मार्जिनल लेवल थे, लेकिन 40 साल के बाद जब यहां पर हम देख रहे हैं तो डिस्काउंट रेट तो वहीं पर है, लेकिन आपने जो होल्डिंग पीरियड है उसे एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंसेस जो है वो कंपेरेबल है, यानी कि लगभग यहां पर जो अमाउंट इन्हें इन्वेस्ट पर मिला, दैट वाज 25 टाइम्स ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, एंड अगर इससे कंपेयर करें तो उससे भी काफी ज्यादा, इनको 12 टाइम्स जो था लार्जर लगभग सम मिल गया। ओके, सो दिस वाज आइबॉटसन एंड सिंक्वेफील्ड स्टडी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द रूल ऑफ 72।
रूल ऑफ 72। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट यहाँ पर कंसेप्ट आ रहे हैं, आप इनको समझेंगे जरूर, लेकिन ठीक है। तो रूल ऑफ 72 क्या है कि जब हम कंपाउंड, पहली चीज तो यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये एप्लीकेबल रहता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल कितने पर होगा, कितने जल्दी जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो भी आपको डिस्काउंट रेट या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन है उसको आप 72 से डिवाइड कर देंगे। लाइकवाइज अगर डिस्काउंट रेट दिया गया है 9%, अगर डिस्काउंट रेट है 9%, तो उसके केस में जो सम ऑफ मनी है डबल होगा, अमाउंट जो भी हो वो डबल कितने टाइम में होगा, डेट विल बी 72 डिवाइडेड बाय 9, डेट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ये अप्रोक्सीमेटली 8 साल में जो ये पैसे हैं ये डबल हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर आपको डिस्काउंट रेट दिया गया है 6%, तो पैसे डबल कितने टाइम में होंगे, 72 बाय 6, डेट इज 12 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। फाइन, तो ये आपके पास क्या है, रूल ऑफ 72 है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, डेट इज जो आपने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया डेट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो इसके केस में अगर आपने डबल करना है एंड आपको प्रिंसिपल भी गिवन होगा, आपको रेट भी गिवन होगा, आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, लेट इट बी हम यहां पर 9% के साथ ही केस को चला रहे हैं, तो डबल होने का मतलब क्या है कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्रिंसिपल मिल जाएगा। डबल होने का मतलब क्या है, आपके पास प्रिंसिपल तो ऑलरेडी था ही, तो इतना ही इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, प्रिंसिपल के अमाउंट जितना इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा तभी डबल होगा वो। तो एस आई भी कितना हो गया, पी के इक्वल हो गया। सो पी इज इक्वल टू पी इंटू आर, आर लेट इट बी 9% हम ले रहे हैं, इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, तो पी से पी कट हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। तो यहां पर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी डेट विल बी द टाइम पीरियड। तो लगभग यहां पर जो वैल्यू रहेगी वो 11 पॉइंट रहेगी आपकी 11। ओके, तो इतना टाइम लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो डेट वाज रिगार्डिंग द रूल ऑफ 72। आफ्टर डेट हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सो कंपाउंडिंग जब हम करते हैं तो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो चेंज रहता है, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है वो कैश फ्लोज की वैल्यू को चेंज करती है। किस मैनर में, लाइकवाइज अगर आप 100 रुपीज के ऊपर कंपाउंडिंग कर रहे हैं 3 साल के लिए, अगर आप 100 रुपीज के ऊपर कंपाउंडिंग करें 3 साल के लिए 9% के ऊपर, तो 100 रुपीज की या 10% ले लीजिए वैल्यू, थोड़ा सा आसान रहेगा इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इजी से बताना। तो 100 रुपीज की जो वैल्यू है 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 110। 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 110 के ऊपर 10% लगेगा, ना कि 100 के ऊपर लगेगा। यानी कि कंपाउंडिंग के केस में आप इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज कंपाउंडिंग, ठीक है, उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, 110 के ऊपर आप लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 11 पे और इंटरेस्ट लग जाएगा, दैट विल बी 121। सो अब इसके बाद क्या है, आप 12.1%, आप इसके 121 के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 133.1, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी यहां पर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके 10% से तो ज्यादा है ना यहाँ पर, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है आपका 10% से ज्यादा है। तो इस तरह से अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कितना लग रहा है, एंड ये इवन एक अच्छा ऑप्शन रहता है जब आपने अपने कस्टमर को भी बैंक में जनरली भी आपने गाइड करना है रिगार्डिंग कि आपको अगर 5 साल का एफडीआर कराना है, अगर 6% इंटरेस्ट भी है तो आपको उसमें एनुअलाइज जो यील्ड मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत से बैंक इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन।
ओके, जहां पर एन क्या है, कंपाउंडिंग जो अब आपके पास पीरियड है उसके बारे में है, एंड आर क्या आपका एनुअल रेट है। लाइकवाइज आर यहाँ पर कितना था, 10 था, सो 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग पीरियड हमने कितना लिया, 3 साल का लिया, तो इट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, एंड रेज टू पावर कितना रहेगा यहाँ पर, 3 रहेगा। यहाँ पर 10 को डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे 0.10 हो जाएगा, सो 0.10 आसानी से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0.0333 दैट इज 1.033 रेज टू पावर 3। सो प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पर, इंटू 1.0333, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.103। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर रहा दैट विल बी इक्वल टू -1 भी है यहाँ पर, सॉरी फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक रह गया, यहाँ पर -1 भी है, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया रिगार्डिंग की 1 पॉइंट कैसे वैल्यू आ गई इसकी। सो -1 यहाँ पर रहेगा। सो वैल्यू जो हमने यहाँ पर 1.033 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की रेज टू पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 1.1033 -1, तो इट विल बी इक्वल टू 0.1033। इसको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 10.33%। ओके, तो ये आपका इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है वो रहेगा इस केस में। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपका जो कंपाउंडिंग है वो क्या हो जाए, फॉरएवर हो जाए, यानी कि परपेचुअल कंपाउंडिंग हो जाए। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब है कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस होगी, कंपाउंडिंग आपकी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, है आपके पास कोई भी गिवन टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, उसके केस में क्या रहेगा फॉर्मूला, उसके केस में जो फॉर्मूला रहेगा जब हम बात करें रिगार्डिंग कि यहां पर तो हमारे पास टाइम पीरियड था रिगार्डिंग कि इतने आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, लेकिन जहां पर कंपाउंडिंग आपकी कंटिन्यूस हो जाती है वहां पर जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर आर -1, ई रेज टू पावर आर -1। जो ई है वो एक्सपोनेंशियल नंबर है एंड आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके, एंड यहां पर एक जो चीज समझने वाली वो किस चीज के रिगार्डिंग है, कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, डेट वाज रिगार्डिंग कि सिंपली जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, बहुत से कैंडिडेट्स को दिक्कत रहती है, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे भी रिगार्डिंग ईएमआई के रिगार्डिंग या जो भी चीज़ है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना किस तरह से करना है। मैं आपको सिंपल सा आइडिया देता हूँ। लाइकवाइज मुझे कैलकुलेट करना है 1.01 रेज टू पावर 24, मुझे कैलकुलेट करना है 1.01 रेज टू पावर 24। तो यहां पर मैं 24 टाइम्स तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, एंड फर्दर एग्जाम के टाइम पर पॉसिबल रहता भी नहीं है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि आपने 1.01 24 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1.01 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 8। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर्स हैं आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू 3 24 सेम चीज होगी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल बी कैलकुलेट 1.01 रेज टू पावर 3, यानी कि जो इंटरनल ब्रैकेट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1.01 रेज टू पावर 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.01 मल्टीप्लाई का साइन 1.01, जितना रेज टू पावर है उससे कम एक बार इक्वल टू का साइन, यानी कि यहां पर रेज टू पावर 3 है तो इक्वल टू का साइन जो प्रेस करेंगे वो 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी 1.030301। ओके, रेज टू पावर कितना है, 8 है, रेज टू पावर कितना रह गया, 8 रह गया, यही रह गया। 1.01 की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया, वो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, 1.031 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद रेज टू पावर 8 कर दिया। सो मल्टीप्लाई का साइन फिर से मल्टीप्लाई का साइन एंड इट विल बी 1.030301। ओके, एंड अब यहाँ पर रेज टू पावर कितना है, रेज टू पावर है 8, तो यहां पर इक्वल टू का जो साइन है वो इससे एक कम बार, यानी कि इक्वल टू का साइन 7 टाइम्स यहां पर प्रेस करेंगे। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है, इट इज अ वैल्यू फॉर
1.01 raised to power 24, so it is equal to 1.26973. ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फाइन, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द पावर्स। सो जल्दी से फर्दर आगे बढ़ते हैं। डेट इज, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा था यहाँ पर कंपाउंडिंग का, रिगार्डिंग कि अगर आपकी कंपाउंडिंग जो है ना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइकवाइज अगर आप मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हमने जो एग्जांपल ली थी, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली थी वो हमने कैलकुलेट किया था एज पर कि हम ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया था 10.33। अगर आप कंपाउंडिंग कर दें मंथली की जगह पर क्वार्टरली, सॉरी यहाँ पर ईयरली क्वार्टर हमने की थी, कंपाउंडिंग वाज ईयरली नॉट मंथली, ईयरली कंपाउंडिंग थी। तो अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर दें तो उस केस में क्या होगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के केस में जो आपकी आर की वैल्यू है वो तो 10 ही रहेगी, वो कितनी रहेगी, 10 होना रहेगी, 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर रहते हैं, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 2.5%। इसी तरह से जो एन की वैल्यू है वो पहले आपकी कितनी थी, 3 थी ना, पहले आपकी 3 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 हो जाएगी, डेट इज 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आपकी आएगी 10.33 से ज्यादा रहेगी। ओके, यानी कि अगर कंपाउंडिंग की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका इंक्रीज होगा, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज द एन्युइटी, डेट इज द एन्युइटी। सो एन्युइटी क्या है कि जहां पर एक कांस्टेंट कैश फ्लो रहता है, पहली चीज क्या है, कांस्टेंट कैश फ्लो। एन्युइटी के केस में एक कांस्टेंट कैश फ्लो रहता है, कांस्टेंट एट रेगुलर इंटरवल, कांस्टेंट कैश फ्लो रहेगा रेगुलर इंटरवल के ऊपर एट अ फिक्स्ड पीरियड, एट फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। तो 3 चीजें हैं जो मेन एन्युइटी की डेफिनेशन देती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, एक है कांस्टेंट कैश फ्लो रहता है, दूसरा है रेगुलर इंटरवल रहता है, तीसरा है फिक्स्ड पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। तो दैट मेक्स इट एन्युइटी। यानी कि अगर हम एक टाइम फ्रेम ले रहे हैं, यहां पर हमने नंबरिंग कर ली 0 1 2 3 4, ओके। तो यहां पर अगर आपके पास डिफरेंट कैश फ्लोज हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर है, एक डिफरेंट कैश फ्लोज नहीं, सॉरी, सेम आपके पास कांस्टेंट कैश फ्लो है एंड रेगुलर इंटरवल के ऊपर है, एंड रेगुलर इंटरवल के ऊपर है, तो ये क्या है आपका एन्युइटी। एन्युइटी 2 तरह की रहती है, एक रहती है आपकी ऑर्डिनरी एन्युइटी, एंड दूसरी रहती है एन्युइटी ड्यू। यानी कि जो ऑर्डिनरी एन्युइटी है वो एंड ऑफ द पीरियड पर होती है एंड एन्युइटी ड्यू होती है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के ऊपर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युइटी का मतलब क्या है कि जब आप पैसे जो जमा करवा रहे हैं वो एक फिक्स इंटरवल के बीतने के बाद जमा करवाना है, ठीक है। यानी कि पहले पहले आप जमा नहीं करवाएंगे, एंड वाली डेट में आप जमा करवाएंगे। एंड एन्युइटी ड्यू के केस में क्या रहता है, आप पहले पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज ये जो केस हमने यहां पर किया है ये कौन सा है, ये ऑर्डिनरी एन्युइटी का केस है, दिस इज ऑर्डिनरी एन्युइटी। अभी आपको डिफरेंस भी समझ में लग जाएगा। तो एन्युइटी ड्यू के केस में क्या रहता है, आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कर वो भी रेगुलर इंटरवल पर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेसिक डेफिनेशन है एन्युइटी की, ठीक है। आपने कांस्टेंट कैश फ्लो रखने हैं, रेगुलर इंटरवल के ऊपर रखने हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए रखने हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो इनफ्लोज रहेंगे वो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड रहेंगे, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 एंड 4 में आपको यहां पर वापसी मिल जाएगी पैसे की, ओके। तो इस तरह से रहता है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, दिस इज एन्युइटी ड्यू। ड्यू मतलब जो पहले ही ड्यू है, आप इस तरह से याद रखिए, जो ड्यू है ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि पहले जमा कराने ऑलरेडी ड्यू है, तो दैट इज एन्युइटी ड्यू। जहां पर आपके पास एक जो पीरियड है कंपाउंडिंग का वो इंक्रीज हो रहा है, यहां पर एक कंपाउंडिंग का पीरियड नहीं रहा ना, क्योंकि 0 ईयर में तो कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है। तो 0 ईयर में जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो यहाँ पर कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगी इस पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न कौन से पीरियड के लिए मिल रही है, यहाँ पर इस पीरियड के लिए, ये वाले पीरियड के लिए,
थर्ड पीरियड के लिए, ये वाले पीरियड के लिए रिटर्न मिल रही है। लेकिन एन्युटी ड्यू के केस में आपके पास एक पीरियड एक्स्ट्रा रहता है, फॉर्मूला देखेंगे तो आप समझ आएंगे। एन्युटी ड्यू के केस में आपके पास एक पीरियड एक्स्ट्रा रहता है, डेट इज आपको यहाँ पर भी मिलेगा इंटरेस्ट, यहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 आपके पास, एंड यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पीरियड थे उससे +1, एक ज्यादा पीरियड के लिए आपको एन्युटी ड्यू में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ओके, नाउ द थिंग इज रिगार्डिंग कि एन्युटी को आपने देख लिया कि एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है, तो दोनों में ही क्या रहता है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू को एंड फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। दोनों में क्या रहता है, आपने प्रेजेंट वैल्यूज को, फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। लाइकवाइज ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में भी आपको प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एन्युटी ड्यू के केस में भी आपको प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, सिंपल। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि एन्युटी एट द एंड ऑफ पीरियड। जब हम एट द एंड ऑफ पीरियड के में एन्युटी की बात करते हैं तो सिंपल इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड उस फॉर्मूला के बेस पर ही जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला को माइंड में सेटअप कर लेना है, एंड एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, उसके बेस पर ही बाकी जो फॉर्मूला है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर जो पैसे रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एन्युटी अमाउंट कह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। ठीक है, उसे हम डिनोट करेंगे ए के साथ। तो ए डिवाइडेड बाय आर, आर यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट रेट है जो एक पीरियड के ऊपर, हर पीरियड के ऊपर एप्लीकेबल है। सो ए डिवाइडेड बाय आर, एंड यहाँ पर 1 + r रेज टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू पावर n। ये आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फॉर द ऑर्डिनरी एन्युटी। तो यहां पर PVOA लिख देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो PVOA इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 1 + r रेज टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू पावर n। ओके, लाइकवाइज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, आपने उसके लिए कोई मशीनरी परचेज करनी थी, तो 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे। 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, या तो आप कैश में परचेज कर लेते, या तो आप मशीनरी को कैश में परचेज कर लेते, या फिर आप हर साल कोई फिक्स्ड अमाउंट देकर पेमेंट ले सकते थे। ठीक है, अगर वहां पर आपने पता लगाना कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर रहेगी तो आप उस चीज से डिसाइड करेंगे। लाइकवाइज लोन ज्यादा बेटर रहेगा या फिर कैश यहां पर बेटर रहेगा। लाइकवाइज अगर हम एग्जांपल लें, जो मशीनरी आपने परचेज करनी थी दैट वाज वर्थ ₹4 लाख, उसकी वर्थ कितनी थी, 4 लाख रुपए की थी। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या कहा आपको कि 4 लाख रुपए यहां तो आप कैश दे दीजिए, या आप अगले 5 साल के लिए 90,000 रुपीज हर साल जमा कराने हैं, ₹90,000 जमा कराने हैं 5 साल के लिए। ठीक है, एंड आपके पास जो प्रिवेलिंग कॉस्ट दी गई, डिस्काउंट रेट दिया गया, दैट इज 10%। वो कितना गया, 10% दिया गया। तो यहां पर अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि वैल्यू तो कितनी है, 4 लाख ही है। हमें पता है कि आपकी जो वैल्यू है आज की डेट में, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 लाख की है। तो 2 चीजें हैं, या तो आप इस 4 लाख को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाएंगे, या फिर जो ये पैसे आप 90,000 करके दे रहे हैं इसको आप आज की डेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 90,000 रुपीज जो हम लोन के बतौर हर साल दे रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, यानी कि आज की डेट में। एंड क्योंकि हर साल के बाद आपने देने हैं, तो ये तो है नहीं कि आप पहले साल ही 90,000 रुपीज दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के केस में रहता है। अदरवाइज लोन के केस में क्या रहता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप पैसे पेमेंट करते हैं। तो ये कौन सा केस है, ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। ठीक है, एंड आपको क्या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला आपके सामने है। ए की वैल्यू यानी कि एन्युटी की वैल्यू जो हर साल जमा होगी, दैट इज ₹90,000। वो वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ₹90,000 है। एंड आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डिस्काउंट रेट की वैल्यू आपको 10% दे रखी है, तो सिंपल इसको डेसिमल पार्ट में लिख लीजिए, 0.10 लिख दिया। इसी तरह से 1 + r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि
एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, एनुअली आपका कंपाउंडिंग है, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 1.10 रेज टू पावर 5। तो आसान सी कैलकुलेशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एंड प्लीज कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी अपना जो कैलकुलेटर होगा पास में रखिएगा। सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है एग्जाम टाइम में वो अलाउड है, तो सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू ही हम जो सभी यहाँ पर चीजें हैं उनको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो 1.10 रेज टू पावर 5 की वैल्यू क्या रहेगी, जल्दी से बता दीजिए। तो इट विल बी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एट जितना रेज टू पावर है उससे कम एक बार इक्वल टू का साइन, तो इट विल बी इक्वल टू 1.61051। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर दीजिए यहां पर। तो वैल्यू जो यहां पर हमारे पास आई है डेट इज इक्वल टू 341170.809। तो आपके पास ये वैल्यू आई है। तो आप इस चीज से अब क्या जजमेंट लगा सकते हैं, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आई है, लोन की प्रेजेंट वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज रहेगी कि जो पैसे आपने 90,000 करके दिए 5 साल तक 10% की रेट पर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ इतनी बन रही है, यानी कि आज की डेट में 4 लाख रुपए, जो आप 4 लाख रुपए आज की डेट में दे रहे हैं उससे भी कम है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, यही ऑप्शन लेनी चाहिए, मैं तो यही ऑप्शन लूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वही 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं, अगर मैं वही 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे कहीं ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगी एज पर ऑफ इन्वेस्टर माइंड, मैं यही ऑप्शन लूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मेरी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू से ही कम है। जनरली क्या रहेगा, ये जो लोन वाली वैल्यू है, ये जो लोन वाली वैल्यू है, ये हमेशा आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी, ये हमेशा आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी, ओके। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑर्डिनरी एन्युटी की उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है फ्यूचर वैल्यू की, यानी कि हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है ऑर्डिनरी एन्युटी की, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन वाइज तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं रही ना, प्लीज कंफर्म कर लें, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाइज आई थिंक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको इस चीज को समझा दिया। तो अब यहां पर बात करें फ्यूचर वैल्यू की। तो फ्यूचर वैल्यू के केस में फॉर्मूला बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना 1 + r रेज़ टू पावर n, ये नहीं लगाना। सिंपल सी चीज याद रख लें, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ जो 1 + r रेज़ टू पावर n है वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r, 1 + r रेज़ टू पावर n -1, डिवाइड वाला पार्ट नहीं आना है, डिवाइड वाला पार्ट नहीं आना है, सो दैट विल बी द फॉर्मूला। तो इतना सा फॉर्मूला रहेगा सिर्फ, जिससे आप फ्यूचर जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन। तो डिफरेंट जब न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे तब आपने बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेजर जो दिक्कत रहती है ना कैंडिडेट्स को, वो इसी चीज के रिगार्डिंग रहती है कि उनको ये नहीं पता लगता कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर इस्तेमाल करना है। तो सिंपल सी चीज को माइंड में उठा लें, अगर एंड ऑफ द पीरियड पर है तो कौन सी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, एंड अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो एन्युटी ड्यू है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का एंड फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट मैं आपको न्यूमेरिकल को करते हुए साथ के साथ समझा दूंगा, बहुत आसान वे है। तो बिल्कुल भी इस चीज को लेकर फिक्र नहीं करनी कि किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, खास करके बहुत सा ना डर बना रखा है माइंड में कि किस तरह से सॉल्व होंगी चीजें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एन्युटी का सेकंड जो पार्ट है डेट इज कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड क्या है, यहाँ पर एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करी, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड की बात करी। तो अब हम बात करें एन्युटी ड्यू की, डेट इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की। यानी एन्युटी के शुरू में जो आपको यहाँ पर चाहिए
ठीक है, पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, उसके केस में क्या फॉर्मूला रहेगा उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो यहां पर भी प्रेजेंट वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू रहेगी आपकी फ्यूचर वैल्यू रहेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू को जब हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं तो डेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। तो अगर आपको डायग्राम याद हो, जो मैंने आपको 2 डायग्राम करवाए थे ये वाले, ठीक है, तो आपको याद हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में 1 साल वेस्ट हो रहा था। ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में 1 साल जो था आपका वेस्ट हो रहा था यहाँ की, यानी कि पहले साल के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, पहले साल के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जो एन्युटी ड्यू रहता है इसके केस में क्या आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप पहले साल में पैसे जमा करवा देते हैं तो ये वाले साल में भी आपको बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग का। बिल्कुल ये चीज रहती है ना, जो भी कंपाउंडिंग है डिस्काउंटिंग है इस साल में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से चीज रहती है, ठीक है। तो यहां पर यही चीज समझनी है कि यहां पर एक जो आपके पास बेनिफिट है वो क्या है, ज्यादा है, एंड इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये इनिशियल पीरियड है, इसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, इसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट में है, ये तो ऑलरेडी 0 पर है, तो यहां पर तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट पर है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं पीवीओए में यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में अगर सिंपल इस एक एन्युटी को ऐड कर दूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आ जाएगी। कंसेप्ट को समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि यहां पर पहले साल के लिए बेनिफिट आपको नहीं मिलता है ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में, लेकिन यहां पर तो मिलता है ना आपको बेनिफिट, यहां पर तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, जो यहां पर एन्युटी मैंने जमा करवाई है पहले साल में, इसकी वैल्यू तो यहां पर सेम ही रहेगी ना जितनी वैल्यू इसके पास है, क्योंकि ये अभी तो प्रेजेंट में ही है, ये भी तो प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट की वैल्यू को प्रेजेंट में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दैट इज सेम वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में अगर सिंपली एन्युटी जो है उसे ऐड करते हैं तो आपके पास यहां पर वैल्यू रह जाएगी, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो यहां से फॉर्मूला को सिंपल से कर लीजिए ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ मेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना आपको, बाकी सभी फॉर्मूलास यहीं से आप कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कितनी है, दोबारा से रिवाइज कीजिए, a डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 1 प्लस r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू पावर n प्लस a, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की वैल्यू आ गई, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की वैल्यू होगी। अगर आपको ये चीज पसंद आई, ये ट्रिक पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की कर ली, आसान तरीके से फ्यूचर वैल्यू को देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कुछ भी आपको याद रखने की यहां पर जरूरत नहीं है, और कुछ भी आपको यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की बात करते हैं, तो यहां पर जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की बात की थी ना, तो हमने यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया था, डिनोमिनेटर पार्ट को यहां पर, ये वाले पार्ट को यहां पर हमने छोड़ दिया था, ठीक है, यहां पर छोड़ दिया, फ्यूचर वैल्यू बन गई थी। इसके केस में इसको मल्टीप्लाई में ले जाना है। अगर आपने एन्युटी ड्यू को याद रखना है तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का जो डिनोमिनेटर फैक्टर है ये वाला, इसको आपने मल्टीप्लाई में ले जाना है सिंपली। तो यहां पर फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r 1 प्लस r रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, फ्यूचर वैल्यू का आपके पास फॉर्मूला बन गया फॉर द एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला बन गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू का। इज इट फाइन, इज इट फाइन? लाइकवाइज अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में हर साल, हर महीने या हर साल कह लीजिए आप 2000 रुपये जमा करवा रहे हैं, आपने हर साल 2000 रुपये जमा करवाए 3 साल के लिए, तो उस टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस पर, एंड फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। सो रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें, आरडी की, आरडी के केस में जो पर्सन है एवरी ईयर, लेट इट बी हर साल 10,000 रुपये, कहते हैं कि 10,000 रुपये ये पर्सन जो है हर साल जमा करवा रहा है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है, 9% पर एनम, ठीक है।
तो इसके केस में अगर हमने निकालनी है फ्यूचर वैल्यू निकालनी, तो पहली केस आप इस चीज को समझिए कौन सा केस है। फ्यूचर वैल्यू कौन सी निकाल लेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, आज के डेट में आपके पास वैल्यूज हैं, आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि इतने टाइम के बाद वैल्यू क्या होगी, इतने टाइम के बाद वैल्यू क्या होगी, यही चीज निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू कौन सी निकाल लेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी की निकाल लेंगे या फिर एन्युटी ड्यू की निकाल लेंगे। ऑर्डिनरी एन्युटी की कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू या फिर एन्युटी ड्यू की कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से सोचिए एंड आंसर कर दीजिए जल्दी से। यहां पर जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी ना, ये की जाएगी एन्युटी ड्यू के हिसाब से। रीजन आपको बता देता हूं, आरडी में जब आप पैसा जमा करवाते हैं ना, तो आप ये नहीं करते कि आरडी का अकाउंट खोल दिया एंड पैसा 1 महीने के बाद जमा होगा। आरडी का जब अकाउंट खोलते हैं तो पैसा साथ की साथ यहाँ पे जमा होता है, उसके बाद आपका पैसा आपने 1 साल के बाद फिर डाल दिया, उसके बाद 1 साल के बाद फिर डाल दिया, यानी कि टोटल 3 बार पैसा डाला एंड 3 साल के एंड में, एंड ऑफ 3 इयर्स में आपको ये पैसा मिल जाएगा। यही सिनेरियो रहता है। तो जहां पर बिगिनिंग ऑफ पीरियड में आप पैसा जमा करवा रहे हैं, वो कौन सा केस है, वो एन्युटी ड्यू का केस है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। जहां पर आप पैसा जो जमा करवा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में करा रहे हैं, वो एन्युटी ड्यू है, ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। कोई भी फॉर्मूला करना हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लिख लीजिए चुपचाप। तो इट विल बी ए डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n। यही चीज बताई थी आपको। ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सिंपली क्या है, जब आपने फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला निकालना है, तो ये डिनोमिनेटर जो पार्ट है ना यहां पर, इससे आपने निगलेक्ट कर देना है, ये यहां पर निगलेक्ट कर देना एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आर को, सिंपली नॉट रेज टू पावर n को, 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई करना है सिंपली। फाइन। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो यहां पर सिंपली वैल्यूज को फिल कर देंगे। एन्युटी का अमाउंट कितना हर साल का, 10,000 का अमाउंट है ना, तो 10,000 हो गया। डिस्काउंट रेट कितना है, 9% दे रखा है, डेसिमल पार्ट में लिख देंगे 0.09 लिख देंगे। 1 प्लस आर कितना हो गया, 1.09 रेज टू पावर कितना हो गया, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। कंपाउंडिंग एनुअल ही दी गई है, -1 कर देंगे। 1 प्लस आर मीन्स 1.09, यहां पर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से। सो मैं यहां पर फटाफट से आंसर कर रहा हूं, उसके इन बिटवीन आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि आपको मुझसे भी तेज होना, आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.09 दैट इज इक्वल टू, ओके आंसर आना शुरू हो गया। यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि आंसर क्या सही आया। यहाँ पर जल्दी से कंफर्म कर दीजिए बाकियों का आंसर क्या आ रहा है। यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है करुणल जी। डेट विल बी 35731, 35731.2896। ओके, तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 5 नंबर सीआईबी में पक्के हो जाएंगे, आपके 5 नंबर, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप दे दीजिए एंड साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। फुल कोर्स सीआईबी का ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। तो 85+ आवर्स का कंटेंट मिलता है, जिसमें 110+ केस स्टडीज जो हैं वो भी कवर रहेंगी, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस
मॉक टेस्ट, सब चीज़ें कवर रहेंगी। तो आप ये फुल कोर्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको इसके लिए विजिट करनी है https://iibf.info. ओके एंड साथ के साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8360944207 के ऊपर। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नेम लिखकर एंड साथ में कोर्स लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।